हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं निकेत अग्रवाल एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। तो इसके अंदर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि क्या होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, क्या इसका सिलेबस है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं आईएएस से, और किन लोगों को इकोनॉमिक्स अपना मेन सब्जेक्ट रखना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, ताकि वो दोनों ही सर्विसेज का लाभ उठा सकें। क्योंकि अगर आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी बन जाती है आईईएस के लिए, तो आईईएस में सबसे बड़ा फायदा होता है कि प्रीलिमिनरी एग्जाम्स नहीं होता, तो सीधा आपका मेंस होएगा, मतलब आपका रिटन एग्जाम होएगा, और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी रिटन एग्जाम के बेसिस पे, उसके बाद आपका डायरेक्टली इंटरव्यू हो जाता है। तो ये 2 स्टेज प्रोसेस बन जाता है। तो आईएएस में बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, लेकिन क्रैमिंग नहीं कर पाते, जिसके कारण प्रीलिम्स रह जाता है। तो वो वाली समस्या इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में आपको नहीं आती। तो अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो या +2 में हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप इस हिसाब से भी अपनी प्लानिंग कर सकते हो कि हाँ, मैं कॉमर्स में जा रहा हूँ, या मैं बीकॉम करना चाहता हूँ, या मैं बीए करना चाहता हूँ, तो मुझे इकोनॉमिक्स को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद हम इसकी पोस्टिंग और सैलरीज भी डिस्कस करेंगे कि विजा विज आईएएस ये कहाँ स्टैंड करता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो अनअकैडमी के आर्टिकुलेट चैनल की हैं वो मिलती रहें। तो देखिए, आईईएस स्टैंड फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और ये ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस है। तो अगेन ये सेंट्रल सर्विस है, यानी कि ये ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। तो हमने पहले ही देखा था ऑल इंडिया सर्विसेज सिर्फ 3 है। एक तो आपकी आईएएस है, एक आईपीएस है जो प्रॉपर है, और उसके बाद जो सेपरेट पेपर से होती है वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये ग्रुप ए सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री में ही बैठना होता है। तो बहुत आप कह सकते हो आपका एक जगह सेटल्ड लाइफ आपको मिल जाती है, अच्छी खासी सेटल्ड लाइफ मिल जाती है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आप बचे रह जाते हो। इसको 1961 के अंदर शुरू किया हुआ था, ताकि जो प्रोफेशनल कैपेसिटी है उसको अट्रैक्ट किया जा सके गवर्नमेंट के अंदर, और जो इकोनॉमिक एनालिसिस है और इकोनॉमिक पॉलिसी को हमारा डिज़ाइन करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रेंथन करना, वो सारी चीज़ें हम अच्छे से कर सकें। तो इसके लिए हमने 1961 में इसका गठन किया था। और 1991 के अंदर जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, तो उसके बाद इसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वी वर ओपनिंग द इकोनॉमी फॉर फॉरेन प्लेयर्स। तो हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था। हमने एलपीजी पॉलिसीज लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उससे काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व जो है आईईएस सर्विसेज का वो बढ़ गया था। और जो इनका मेन चीज़ होती है वो एडवाइजिंग का होता है। तो एडवाइस करना है आपको हर एक इकोनॉमी से रिलेटेड मैटर के ऊपर। तो आपका जो रूल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसमें। जो काटा कंट्रोलिंग होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हो, डिपार्टमेंट आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो सारे देश का जो इकोनॉमी है वो आप एक किस्म से संभाल रहे होते हो। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी की पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा the Carter Controlling Authority is advised on the policy matters pertaining to the service by high level IES board which is headed by cabinet secretary। तो अगेन जो बोर्ड की मीटिंग होती है उसके अंदर अगर कोई हेडिंग की पोस्ट होती है, कोई चेयरमैन होते हैं, तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, जो अगेन आईएएस ऑफिसर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो पोस्टिंग है या आपकी जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है, इससे आपका वर्चस्व कम नहीं होता। इट इज़ जस्ट दैट कि अगर कोई मीटिंग के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी है, तो क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भी हम देखते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी काफ़ी ऊपर रखे गए हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ रखा गया है उनको। जबकि अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कैबिनेट मिनिस्टर रैंक प्राप्त नहीं है, तो उस केस में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो इकट्ठे हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनको हेडिंग के लिए बनाया गया है कि वो हेड करते हैं इस बोर्ड को। बट ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो एक्चुअल काम है वो आप ही लोगों का होता है। और अभी आगे हम देखेंगे नोटेबल मेंबर्स कौन कौन रहे हैं इस सर्विस के, एंड कितने इंपॉर्टेंट बाद में वो की पोस्ट पे पहुंचे हैं। The management of the services is on the basis of service rules called IES rules, और IES rules के आप गवर्न होते हो। तो आपके रूल्स भी अलग बने हुए हैं जिसके थ्रू आपकी जितनी भी पेंशंस हैं या आपकी जो सर्विस रूल्स हैं वो सारी चीज़ें गवर्न होती हैं। तो उसके अंदर भी आपको इंडिपेंडेंटली बेसिकली काम करने का मौका मिलता है। The direct recruits undergo a comprehensive probationary training comprising various phases ranging from the foundation course। तो अगेन इसके अंदर भी ट्रेनिंग आपकी फाउंडेशन कोर्स वहीं पे होता है, लबासना में ही होता है, बाकी लोगों के साथ जो ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर्स हैं या और सेंट्रल सिविल सर्विस के, यानी कि यूपीएससी से जितने भी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, बेसिकली आपकी जो फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग है वो लबासना में ही सभी के साथ हो रही है, सभी की इकट्ठे हो रही है। तो ये सेम रहेगा। उसके बाद आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग, क्योंकि आपकी स्पेशलाइज फील्ड होगी, तो आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए आगे भेजा जाता है टू अप्लाइड इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इंस्टीट्यूट ये हमारा दिल्ली के अंदर है, सो न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपको भेजा जाता है, जहाँ पे आप टोटल
काम सीखते हो, किस तरह से आपने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी है, किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है, किस तरह से आप अपना योगदान दे सकते हो। तो यहाँ पे आपकी एक्चुअल ट्रेनिंग जो है वो बिगिन होती है। तो लबासना के अंदर आपका लेकिन फाउंडेशन कोर्स होता है। The training program also comprises various attachments with the institutions of repute all across the country। तो इसके अलावा बहुत सारे जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, वहाँ पे भी आपको जाने का मौका मिलता है। वहाँ पे भी आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं, पार्शियल ट्रेनिंग्स हैं, वो कराई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक जगह बिठा के किताबें खोल के पढ़ा दिया, तो आपकी एक्चुअल फील्ड ट्रेनिंग होती है, बहुत अच्छे से होती है। और इसके अलावा फॉरेन अटैचमेंट्स भी होती हैं, यानी कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो उनके इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं या उनके जो इकोनॉमिक सर्विसेज के लोग हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वो सब भी आपको दिखाया जाता है। द ट्रेनिंग कोर्स ऑल्सो हैज इंटरनेशनल अटैचमेंट विद द सिविल सर्विस कॉलेज ऑफ सिंगापुर। तो सिंगापुर के अंदर जो सिविल सर्विसेज कॉलेज है उसके साथ भी आपका टाई अप रहता है और आपको वहां जाके भी ट्रेनिंग जो है वो मिलती है। तो आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा हो जाता है एंड आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अगेन दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग दिस अ प्रीमियम सर्विस। अब अगर हम नोटेबल मेंबर्स की बात करें तो आप देख सकते हो आईजी पटेल हैं, जो कि 14वें गवर्नर रहे आरबीआई के। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट की पोस्ट इन्होंने होल्ड की। इसके बाद आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो आईईएस सर्विस के जो है मेंबर थे, इकोनॉमिक एडवाइजर थे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर। एंड उसके बाद ये जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। तो आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक सर्विसेज से आप प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचे हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम आईएएस से कंपेयर करें तो आईएएस आज तक कभी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इंटेलेक्चुअली ब्राइट सर्विस इसको माना जाता है और काफी ज्यादा वेटेज, काफी ज्यादा रेपुटेशन इसको दी जाती है। फिर मोंटेक सिंह अहलूवालिया, अगेन इनका भी नाम हमने बहुत ज्यादा सुना है, इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर और इन्होंने भी मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया था। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीएन धर जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के 1970s के अंदर, तो ये भी आपके इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के ही हिस्सा थे। तो पीएन धर का नाम भी आप बहुत ज्यादा सुनते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो इकोनॉमी की बात आती है तो पीएन धर का नाम बहुत ज्यादा अच्छे से आपको दिखता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो पीएन धर वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। इसके बाद समर राजन सेन, ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक के फॉर इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आपकी ख्याति काफी ऊंची हो जाती है और आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिटायर हुए हैं वर्ल्ड बैंक से, जो कि इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरफ को गवर्न कर रहे थे। सो बेसिकली अगेन समर सेन जो है ये भी आपके इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के हिस्सा थे। एंड आर.एम. होनावर, ये 6th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट आपको मिल जाती हैं अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को क्रैक कर लेते हो, इसका एग्जाम क्रैक कर लेते हो। एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अभी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स नहीं होते, डायरेक्टली आप मेंस का एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद सैलरीज और पोस्टिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि एट पार विद आईएएस है। तो स्टार्टिंग आप करते हैं जूनियर टाइम स्केल से एज असिस्टेंट डायरेक्टर या रिसर्च ऑफिसर। 5400 के ग्रेड पे आप स्टार्ट करते हैं और वही आपकी लगभग ग्रॉस जो इनकम बनती है 70,000 के करीब बनती है, सेम एज आईएएस। उसके कुछ सालों के बाद आप सीनियर टाइम स्केल में आ जाते हैं, डिप्टी डायरेक्टर बन जाते हैं या असिस्टेंट इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन जाते हो, जिसके अंदर आपका ग्रेड पे 6600 हो जाता है और आपकी सैलरीज भी इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये इन्होंने जो पे बैंड लिखा हुआ है ये डिफरेंट हो गया क्योंकि अब पे लेवल्स होते हैं। तो जैसे आईएएस में था ये लेवल नंबर 10 था, ये लेवल नंबर 11 था, तो सेम चीज आपको सेम स्केल मिलेगा जो आईएएस वाला है। उसके बाद आप जो है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में आ जाते हैं और जॉइंट डायरेक्टर डिप्टी इकोनॉमिक एडवाइजर बन जाते हैं, जो कि लेवल नंबर 12 में आते हैं। एंड अगेन आईएएस के मुकाबले ये डीसी लेवल की पोस्ट हो गई। और उसके बाद अगर हम देखें तो आपको इसी के अंदर प्रमोशन मिल जाता है और आप 8700 के ग्रेड में आ जाते हैं लेवल नंबर 13 में और आप पे बैंड 4 को एंटर कर जाते हो। तो अगेन आप कह सकते हो इस वक्त आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके मुकाबले की आपकी पोस्ट है, प्लस उनसे ज्यादा ही प्रीमियम पोस्ट है क्योंकि आप इस वक्त काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं एज एडिशनल इकोनॉमिक एडवाइजर या फिर डिप्टी इकोनॉमिक एडवाइजर। उसके बाद आप लेवल नंबर 15 में एंटर कर जाते हो, 14 में एंटर कर जाते हो एट लेवल 10,000, जिसके अंदर आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में आ जाते हैं और इकोनॉमिक एडवाइजर बन जाते हैं। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड की पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आप एचएजी में आ जाते हैं यानी कि हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, और इसमें आप सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर बन जाते हैं और इसके अंदर जो आपका लेवल हो जाता है वो लेवल नंबर 15 हो जाता है। तो सेम एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, तो हमने आईएएस में जैसे देखा था तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, तो सिमिलर लेवल की आपकी सैलरीज हो जाती हैं, उसी तरह की आपकी लगभग 182 के करीब 1,82,000 आपकी बेसिक पे होती है, तो 2 लाख प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर जा रही है। एंड उसके बाद आप एचएजी प्लस में आ जाते हैं जो कि लेवल नंबर 16 होता है, जो कि आईएएस स्किप कर देता है, वो सीधा लेवल 17 में जाता है। तो यहाँ पे आपको लेवल नंबर 16 में आने का मौका मिलता है, जिसके अंदर आपकी बेसिक सैलरी 2 लाख प्लस हो जाती है, 2,05,000 हो जाती है। एंड आपका जो अलाउंसेस वगैरह मिला के आप 2,25,000 के करीब
बड़े आराम से कमा रहे होते हो। एंड उसके अलावा जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम फैसिलिटीज़ हैं, बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर, वो सब तो मिल ही रहे हैं। वो तो आपको इनिशियली से ही मिल रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एडवाइजरी अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक प्रीमियम ब्रांच मानी जाती है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे सभी तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसके बाद जब आप इसमें भी प्रमोट हो जाते हो तो आप प्रिंसिपल एडवाइजर बन जाते हैं, जो कि एपेक्स स्केल में आ जाता है, यानी कि लेवल नंबर 17 में आ जाता है, सेम एज आईएएस का जो चीफ सेक्रेटरी स्केल था। जब आप किसी स्टेट के सबसे इंपॉर्टेंट अफसर बन जाते हो तो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच जाते हो, तो सेम लेवल आपको यहाँ पे प्रिंसिपल एडवाइजर बनने में मिल जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। तो 2,25,000 आपका बेसिक पे होता है, तो सब अलाउंसेज और आपकी जो चीज़ें हैं वो मिला मिलू के आप 2.5 लाख को आराम से क्रॉस कर रहे होते हो। प्लस आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो टॉप लेवल की मिलती है, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप इकोनॉमिक एडवाइजर बन चुके हो। तो इट इज़ अ वेरी की पोस्ट, और आप देख सकते हो सब कुछ एट पार विद आईएएस चल रहा है। अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और 40% डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट है। तो यानी कि अगर आप डिपार्टमेंट के अंदर भी लग जाते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आप वहां से एंट्री करते हैं, तब भी आप प्रमोशन के थ्रू आईईएस बन सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप प्रमोशन से बनेंगे तो आप थोड़ा लेट बनेंगे, तो आपकी जो प्रमोशन है, आगे वाली प्रमोशन है, आईईएस बनने के बाद की प्रमोशन है, वो थोड़ा स्लो होंगी, वो थोड़ा सा रुक के होंगी। तो ये डिफरेंस तो आपका रहेगा ही रहेगा, वो हम बाकी सर्विसेज में भी देख रहे हैं, सभी जगह इस तरह से फर्क पड़ता है। लेकिन अगेन आईएएस में हमने देखा था 2:1 की रेशो होती है, तो आपकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो ज्यादा है, और जो आपकी प्रमोशन है वो सिर्फ 1/3 लोगों की प्रमोशन हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें रेशो निकाल के, तो ये जो रेशो है ये 3:2 की रेशो बनती है। तो काफी ज्यादा लोग आप देख सकते हो कि प्रमोट हो रहे हैं। एंड अगर आपने यूपीएससी के थ्रू इस पेपर को निकाल लिया तो बात ही खत्म प्रमोशन की, आप सीधा ही आईएएस के हिस्सा बन जाओगे, ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस के हिस्सा बन जाओगे। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है आईएएस की डिवीजन का। तो इसके अंदर आप सबसे ऊपर देख सकते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उसके बाद एडवाइजर्स हैं, उसके बाद डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जब आप आईएएस ट्रेनिंग पे होते हैं। इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर भी आईएएस है, उसके बाद आईएएस सिलेक्शन सपोर्ट है। तो इस तरह से आपका जो अंदर का जो वर्किंग है वो इस तरह से, अंदर की हायरार्की इस तरह से चलती है। और ये ऑफिशियल डाटा ही मैंने उठाया है, इसमें एज इट इज मैंने इसको कॉपी किया है। अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें तो किन लोगों को ये करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्वालिफिकेशंस का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 4 क्वालिफिकेशंस हैं जो आपकी होनी चाहिए, 4 में से कोई एक मतलब होनी चाहिए अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते हो। वो है पोस्ट ग्रेजुएशन, किस चीज़ के अंदर, इकोनॉमिक्स, यानी कि एमए इकोनॉमिक्स हो गया, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स। तो अगर आपके पास इन चारों में से कोई डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, अंडर ग्रेजुएशन या बैचलर्स नहीं चलेगी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास इनमें से चारों में से है तभी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आप अभी बीए में हैं, बीकॉम में हैं, तो आप प्लान कर सकते हैं कि आप इनमें से किसी एक में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, ताकि आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाएं। और अगर आपका इधर सिलेक्शन हो जाता है तो यू विल नॉट रिग्रेट कि आपका आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड ऑफ कोर्स प्रीलिम्स नहीं है, जब तक इसमें प्रीलिम्स नहीं है तब तक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो प्रीलिम्स के अंदर रह जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जबकि उनकी बाकी अंडरस्टैंडिंग सही होती है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि उनकी राइटिंग भी अच्छी होती है, यानी कि रिटन प्रैक्टिस भी उन्होंने कर रखी होती है, लेकिन फिर भी रह जाते हैं बिकॉज ऑफ सम क्रैमिंग नहीं हो पाई एंड ऑल। तो वो सारे झंझट यहाँ पे बच जाते हैं आपके। प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे पकड़ है तो आपको सीधा जाके जो क्वेश्चन है उनको आंसर ही करना है। आप थोड़ा सा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए पेपर 1 आपका सीधा रिटन एग्जाम है, जिसके अंदर 1000 मार्क्स का मैक्सिमम होता है टोटल मिला के। एंड उसके बाद पेपर नंबर 2 आपका वाइवा वॉइस है, जो कि 200 मार्क्स का होता है, तो टोटल 1200 में से आपकी मेरिट बनती है। पेपर नंबर 1 यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम है या मेंस एग्जाम कह लो, जैसे भी आप कहना चाहो, तो उसके अंदर आपका पहला पेपर इंग्लिश का होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है 3 घंटे का। सेकंड जनरल स्टडीज का होता है 100 मार्क्स का 3 घंटे का। उसके बाद जो अगले 4 पेपर्स हैं वो इकोनॉमिक्स के होते हैं, तो जर्नल इकोनॉमिक्स 1, 2, 3 एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। ये तीनों के तीनों 200-200 मार्क्स के होते हैं, और तीनों के तीनों ही 3 घंटे ईच के होते हैं। तो इनका सिलेबस जो है मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, तो जो भी लोग इस एग्जाम को करना चाहते हैं आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। एंड अगर आप लोग अभी प्लान कर रहे हो या आप अभी कर रहे हो तो आप मैच कर सकते हो कि आपके कौन से टॉपिक्स जो है वो ओवरलैप होते हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सको। तो देखिए जर्नल इकोनॉमिक्स 1 के अंदर आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड आता है, उसके बाद आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन आता है, थ्योरी ऑफ वैल्यू आता है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स आता है, और उसके बाद पार्ट 2 जो है इस पेपर का, उसके अंदर आपके
क्वांटिटेटिव मेथड्स आ जाते हैं जिसके अंदर मैथमेटिकल मेथड्स आ जाते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन किस तरह से आप अप्लाई करेंगे इकोनॉमिक्स में, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड इसके अलावा आपकी जो स्टैटिस्टिकल चीज़ें हैं इकोनोमेट्रिक की वो आ जाती हैं। तो आप सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिप्रेशन कैसे निकालोगे, कोरिलेशन रिग्रेशन कैसे यूज़ करोगे, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। पेपर नंबर 2 जो है आपका जर्नल इकोनॉमिक्स 2 का, उसके अंदर आपकी इकोनॉमिक थॉट आ जाती है। तो इसके अंदर बेसिकली आप कह सकते हो थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है इकोनॉमिक्स का, जिसमें न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या थी, केनीजियन थ्योरी क्या थी, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपका कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, कितनी तरह की होती है, सोशल अकाउंटिंग कैसे होती है, उसके अंदर आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या रोल है, डायरेक्ट टैक्सेस का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें होगी। इसके बाद थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इन्फ्लेशन, मनी, फाइनेंस, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद आपका जो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मॉडल्स हैं वो सब आ जाते हैं। उसके बाद आपका फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट का सामान आ जाता है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की चीज़ें आ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपका थ्योरेटिकल बेसिकली बेस जो है वो जीएस जो जर्नल इकोनॉमिक्स 2 के पेपर में होता है। इसके बाद आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आ जाता है। अगेन ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। एंड उसके बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आ जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्या मैकेनिज्म वगैरह है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आपके ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। तो ये सब हो जाता है आपका जीएस जो जर्नल इकोनॉमिक्स 2 है उसमें। फिर जर्नल इकोनॉमिक्स 3 के अंदर आपका पब्लिक फाइनेंस आ जाता है, इसके अंदर टैक्सेशन की चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आपके इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स आ जाता है, जिसके अंदर आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे हम कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इन्वायरमेंटल जो आप डेप्रिसिएशन कर रहे हो उसको भी कहीं ना कहीं अकाउंट करना चाहिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट को हम इकोनॉमी से कैसे रिलेट कर रहे हैं, वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे आपको आ जाते हैं। इसके बाद आपकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स आ जाती है, मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ फर्म्स कैसी है, मार्केट कंसंट्रेशन कैसी है, ये सारी चीज़ें, प्राइसिंग वगैरह कैसे फर्म करती है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद स्टेट मार्केट एंड प्लानिंग आ जाता है। तो प्लानिंग आप किस तरह से कर सकते हो एक डेवलपिंग कंट्री की, तो वो सारे टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आपका जो पेपर नंबर 4 है, मतलब जनरल स्टडीज़ और आपका इंग्लिश के बाद, तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो पेपर 4 है आपका वो इंडियन इकोनॉमिक्स का है। इसके अंदर आपकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग आ गया, फेडरल फाइनेंस आ गया, बजट एंड फिस्कल पॉलिसीज ऑफ इंडिया आ गया। उसके बाद पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कैसे ले रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर हमारा क्या रोल है। तो जो भी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, जो हम एनसीईआरटीज का बेस बना के चलते हैं, तो एनसीईआरटीज भी हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो वो सारी चीज़ें इलेबोरेट होकर आ जाती हैं इसके अंदर। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिया हुआ है सिविल सर्विसेज के लिए भी, तो आपकी दोनों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है। इसके बाद आपका लेबर, फॉरेन ट्रेड, मनी एंड बैंकिंग, तो ये सारा इंडियन इकोनॉमी का पार्ट आ जाता है, इन्फ्लेशन वगैरह ये सब इंडियन इकोनॉमी का पार्ट आ जाता है। तो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से रिलेटेड। तो अगेन ये वक्त बहुत अच्छा है, अगर आप प्लान कर सकते हैं, अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या +2 में ही हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है कि आप अपने इंटरेस्ट को अच्छे से डाइवर्सिफाई करो, मैच करो कि क्या आप लेना चाहते हो, किस चीज़ को आप ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम सिर्फ एक सिविल सर्विस के एग्जाम को देखते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सेंट्रल सर्विस के एग्जाम निकलते हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और इक्वली अच्छी पे भी आपको दे रही हैं। और हमने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में देखा, इकोनॉमिक सर्विसेज के बारे में देखा। तो अगर आप अपना ग्रेजुएशन उस तरह से कर लेते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन उस तरह से कर लेते हो, तो आपको अदर अपॉर्चुनिटीज़ में भी बैठने का मौका मिलेगा। और सिलेबस बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है, इंग्लिश का पेपर दोनों जगह ऑन है, जीएस का पेपर दोनों जगह ऑन है। अगर आप सिविल सर्विस में भी ऑप्शनल देते हो, तो आपके ऑप्शनल के अंदर 2 पेपर इकोनॉमिक्स के हो रहे हैं, यहाँ पे 4 पेपर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस वही चीज़ें हैं, और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएंगी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, तो आप वो चीज़ें जो है हैंडल अच्छे से कर पाओगे। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। एंड अगर हमने आईएएस के साथ भी कंपैरिजन देखा इसके अंदर, तो आईएएस के कंपैरिजन में भी ये कोई बेकार जॉब नहीं हम कह सकते। इट इज़ अ वेरी गुड पोस्ट, वेरी गुड जॉब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।